देखिए डिस्कशन करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ब्लॉक है एम मास का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा। हम कैसे देखते ही पहचाने कि ये ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि देखते ही पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक नीचे आएगा या फिर यहां पर ये इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा या फिर कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा। रेस्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि वो वाला रेस्ट जब इंपेंडिंग रेस्ट किसको बोलते हैं, ये इंपेंडिंग रेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपेंडिंग रेस्ट किसको बोलते हैं, जब ये चलने की कगार पे होता है, जब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, बट चल नहीं रहा होता। अगर उससे हमने हल्का सा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो चल जाएगा ऐसे केस में। ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंपेंडिंग रेस्ट। और एक होता है कंफर्टेबल रेस्ट। कंफर्टेबल रेस्ट का मतलब ये है कि ये रेस्ट में ही है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि 0.01 न्यूटन और लगाते ही और चल पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये रेस्ट में ही है, टेंडेंसी है चलने की बट चल नहीं रहा। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंसेस मैं आपको और भी क्लियर करूंगा। बट क्या है कि अभी समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक ये वाला है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है और हमें देखते ही बताना है कि उस क्वेश्चन के ऊपर जैसे ही नजर पड़े हमें देखते ही ये पता लग जाए कि ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन से पता लगेगा चलेगा, ये आप तुरंत निकाल दो। आप मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आप ये निकाल दो कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और आप ये भी बता दोगे कि ये एक्सेलरेट करेगा नहीं, ये मतलब इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा या फिर ये कंफर्टेबल रेस्ट में रहेगा, ये देखते ही बता दोगे आप। ठीक है, पहले तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका जो पर्पज है आपको पता लग गया। ठीक है, ठीक है, पर्पज क्लियर आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां पे इन दोनों का मतलब समझते हैं क्या। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझते हैं। सपोज ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि रेस्ट भी दो टाइप के हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाला ब्लॉक है, यहां पर जो एफ एस मैक्स लग सकता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो एफ एस मैक्स की वैल्यू सपोज 40 न्यूटन, मैं मान रहा हूं एक बार, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं आपको। ठीक है, एफ एस मैक्स की वैल्यू सपोज 40 न्यूटन है। ठीक है, एफ एस मैक्स की वैल्यू 40 न्यूटन है सपोज, इस केस में भी और एक इस केस में भी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैंने इसके ऊपर तो लगा दिया सपोज यहाँ पे 20 न्यूटन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया 40 न्यूटन, दोनों ही रेस्ट में रहेंगे ब्लॉक, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन लग जाएगा, और इस केस में फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 40 न्यूटन लग जाएगा। क्योंकि दोनों ही केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 लग सकता है। कितना लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 40। इस केस में तो जितनी जरूरत है, इसमें जरूरत 20 की, तो 20 लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन है, ग्राउंड लगाएगा इसको, ये फ्रिक्शन 20 का लग जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 20 था तो फ्रिक्शन भी 20 लग गया। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 40 था तो फ्रिक्शन फोर्स भी 40 लग गया, और 40 लग सकता था इसके अंदर। अगर ये अप्लाइड फोर्स 40 से ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा भी, तो ये ब्लॉक चल ही पड़ेगा इस केस में। यहाँ पे जो ये वाला रेस्ट है, ये कंफर्टेबल रेस्ट है, दिस इज द कंफर्टेबल रेस्ट। रेस्ट में दोनों ही हैं, बट ये कंफर्टेबल रेस्ट में है और ये वाला इंपेंडिंग रेस्ट में है। ये इंपेंडिंग रेस्ट में क्यों है, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर 0.001 न्यूटन फोर्स भी लगा दिया तो ये वाला ब्लॉक चल पड़ेगा, बट इसके ऊपर 0.001 न्यूटन लगाने से चलेगा नहीं, इवन 2-4 न्यूटन लगाने से भी नहीं चलेगा। ये टेंडेंसी तो है इसकी मोशन होने की, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, बट मोशन नहीं हो रही इसके अंदर। मोशन होना और उसकी टेंडेंसी होने में फर्क है। कंफर्टेबल रेस्ट कब होता है, जब कंफर्टेबल रेस्ट का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन बट टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन बट नो मोशन, बट नो मोशन। और इसके अंदर नीचे वाले में इसके अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी है जितनी हो सकती है, बस चलने वाला ही है। दिस ब्लॉक इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, चलने की कगार पे है ये। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी, और मोशन इसमें भी नहीं हो रही, मैक्सिमम टेंडेंसी है बट नो मोशन। ठीक है, आपको फर्क तो समझ में आ गया। अब इस जो हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का हमारा पर्पस क्या है कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ हो तो हमें देखते ही पता लग जाए कि ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा, और एक्सेलरेट अगर करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और दूसरी बात, अगर रेस्ट में भी है तो कौन से रेस्ट में है, ये कंफर्टेबल रेस्ट में है या फिर ये इंपेंडिंग रेस्ट में है, हमें ये बात देखते ही पता लग जाए। पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक को। ठीक है, सुनिए आप, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी एफबीडी बनाते हैं, राइट। अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो ये बताओ नीचे की तरफ क्या लगेगा। देखो mg, सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाते हैं क्योंकि वो फिक्स है। ठीक है ना,
वो एक एडजस्टेबल फोर्स नहीं है, उसकी डायरेक्शंस वगैरह से फिक्स होती है, तो पहले एम जी ही दिखाएंगे हम लोग। और इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम अक्सर कंपोनेंट्स के फॉर्म में ही दिखाते हैं इसको। तो इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा और इस तरफ हो जाएगा बताइए एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा इस तरफ और इस तरफ एम जी कोस थीटा। और इस तरफ क्या लगेगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस केस में जो एफ एस मैक्स होगा, एफ एस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हो, ये क्या होगा बताइए, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू तो म्यू मतलब रख दीजिए यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी होगी ये बता सकते हो आप, एन की वैल्यू यहाँ पे एम जी कोस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा ये म्यू एम जी कोस थीटा। इस केस में जो एफ एस मैक्स की वैल्यू है वो म्यू एम जी कोस थीटा के बराबर है, ठीक है। मैं एक बार ये पूरा का पूरा रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं अभी समझा दूंगा एक बार अच्छे से, मतलब लेकिन और दोबारा भी लिखा जाएगा इसको। देखिए आप इसमें यहां पर इसके अंदर जो नीचे तो एम जी साइन थीटा फिक्स है, देखो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कोस थीटा को बैलेंस करेगा ही करेगा, और नीचे एम जी साइन थीटा लगना है ये बात फिक्स है, और एम जी साइन थीटा की वैल्यू भी फिक्स है। और ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स जो पता नहीं कितना लगेगा, बट ज्यादा से ज्यादा इतना लग सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा इतना लग सकता है। अब देखो ये वाला फोर्स तो इसको रोकने की कोशिश करेगा ब्लॉक को, और ये इसको चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहां पे तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात कि ये एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कोस थीटा से बड़ा हो, ये जो एम जी साइन थीटा है ये इससे बड़ा हो। पहली बात तो यही होगी। पहली बात क्या हो सकती है कि एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कोस थीटा। अगर ऐसा हुआ तो ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं तो ये बता दूं मुझे। एम जी साइन थीटा बड़ा है, म्यू एम जी कोस थीटा छोटा है। म्यू एम जी कोस थीटा यहाँ पे लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है, इसमें क्या पक्का ब्लॉक चलेगा, 100% ब्लॉक चलेगा इस केस में, है ना, 100% है। इसमें देखो एम जी से एम जी कैंसिल कर दो आप, साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू कोस थीटा, तो इसको नीचे ले आओ, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एंड टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। दिस इज द कंडीशन फॉर द मोशन, ठीक है ना। इस केस में मोशन होगी, इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, ये कंडीशन डिराइव होगी, मतलब इसका टेंजेंट थीटा निकाल लेना आप। मैंने कहा ना कि आप देखते ही बता दो कि एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे मान लो 30 डिग्री देखा तो टेंजेंट 30 की वैल्यू निकाल लो, 1/√3 आएगी। और म्यू की वैल्यू भी देख लो क्या है, म्यू की वैल्यू गिवन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी। जब म्यू की वैल्यू पता है और म्यू की वैल्यू पता है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा हुई तो समझ लो ब्लॉक चलेगा। और ये आप देखते ही कैलकुलेट कर सकते हो अपने मन में ही। अब सोचने वाली बात है कि सपोज मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे दूँ, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, और म्यू की वैल्यू मैंने दे दी मान लो √3, म्यू की वैल्यू √3, हालांकि 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, एक बार मान लेते हैं म्यू की वैल्यू √3 है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बताइए ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा इस केस में? इस केस में नहीं चलेगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कम है, ठीक है ना। इसका उल्टा हो गया, इसमें टेंजेंट 30 कितना आएगा, 1/√3, टेंजेंट थीटा कितना आएगा 1/√3, और म्यू कितना है यहाँ पे √3। तो टेंजेंट थीटा म्यू से ज्यादा नहीं है, कम है म्यू से, तो ये वाला ब्लॉक इसमें पक्का नहीं चलेगा। मतलब अगर ये निशान ऐसे है तो यानी ये ब्लॉक पक्का नहीं चलेगा। एक दूसरा केस देखो, इस केस के अंदर सुनो आप, सॉरी, अगर ये निशान ऐसे की बजाय ऐसे होता तो पक्का नहीं चलेगा। अभी अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होता, मान लो सपोज एक सेकंड के लिए, मान लो मैं दोबारा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये एंगल 45 डिग्री है सपोज, कितना एंगल है ये वाला, और म्यू की वैल्यू है सपोज 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी है सपोज, अब बताओ ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? इस केस में ब्लॉक पक्का चलेगा यार। इसके लिए ये बताओ टेंजेंट 45 कितना होगा, 1, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 45 1 हो गया, और म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.2, तो टेंजेंट थीटा बड़ा है म्यू से, टेंजेंट थीटा तो बड़ा है तो पक्का चलेगा, एक्सेलरेट करेगा। ये तो आप देखते ही बता दोगे, कैलकुलेशन करनी है बस आपको, टेंजेंट थीटा देखना है और म्यू देखना है, कंपैरिजन करना है टेंजेंट थीटा और म्यू में से, कि टेंजेंट थीटा बड़ा हुआ म्यू से तो पक्का एक्सेलरेट करेगा ये। फिर उसका एक्सेलरेशन हुआ कितना अगर एक्सेलरेट किया तो,
पहले यहाँ पे ये सेकंड केस करने से पहले वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इस केस में एक बात बताइए, इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा, तो इस तरफ लग रहा है, और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा। इस पे नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो इतना लगेगा, mg sin थीटा नीचे की तरफ है और fs मैक्स ऊपर की तरफ। अगर चल रहा होगा सपोज ये ब्लॉक, तो ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा होगा उस टाइम, तो क्योंकि अगर बाय द वे ब्लॉक मोशन में होता है तो उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स अपनी पूरी जान लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, तो यहाँ पे पूरा लगेगा म्यू mg cos थीटा के बराबर। तो नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है म्यू mg cos थीटा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ इतना लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक काम करो, इसके अंदर mg को बाहर ले लो, ठीक है, यहाँ पर आएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये नेट फोर्स आ गया आपके पास। अब आप एक बात बताइए, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय मास होता है, तो इसको भी मास से डिवाइड कर दो आप, mg g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा है, ठीक है, इसको भी आपने डिवाइड कर दिया किससे, मास से, मास से मास कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे ना m को कॉमन लिया था, g को कॉमन नहीं लिया था, m को बाहर लिया था बस हमने, m से m कैंसिल हो गया, क्या जगह था यहाँ पे, g sin थीटा माइनस में म्यू जी cos थीटा आ गया आपके पास। दिस इज द एक्सेलरेशन हियर, ये एक्सेलरेशन आ गया इसका। ये रिजल्ट याद कर लो आप, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाय द वे अगर ब्लॉक ऊपर से एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए कहीं और से, ठीक है ना। यहां पे अगर ऊपर से ऐसे एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है तो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा वो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के एक्सेलरेशन से, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। देखो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा ये कैसे पता लगेगा, अगर tan थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो म्यू से, अगर देखते ही मन में कैलकुलेट कर लिया करो tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से बड़ी होती तो चलेगा, एक्सेलरेट करेगा, और अगर एक्सेलरेट किया तो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ये रिजल्ट भी याद कर लो, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, हर 6 बच्चों को ये याद रहता है, क्योंकि इससे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको वैल्यूज बस डालनी है, एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। अगर रिजल्ट याद होगा तो एक्सेलरेशन निकालना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आ जाओ दूसरा केस, पहले वाला केस था चलने का, ठीक है, एक दूसरा केस था इंपेंडिंग रेस्ट का, और तीसरा केस था कंफर्टेबल रेस्ट का। अब हम दूसरे केस पे आते हैं, ठीक है, सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर सपोज यहां पे mg sin थीटा छोटा होता है, किससे, म्यू mg cos थीटा से। इस केस में पक्का नहीं चलना ब्लॉक, क्योंकि फ्रिक्शन रोक लेगा, यानी इस बार फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है, fs मैक्स की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी है, तो ब्लॉक कंफर्टेबल रेस्ट में आ जाएगा इस केस के अंदर। इस केस में जो ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, इस केस में जो फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू इसके बराबर कर लेगा, ताकि ये ब्लॉक ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अल्टीमेटली उसका जो टारगेट है वो ब्लॉक को रोक के रखना है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा। इस केस में इसकी वैल्यू मान लो 20 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो वो 30 नहीं लगेगा, वो 20 ही लग जाएगा, बस इसके बराबर लग जाएगा। इस केस के अंदर ये ब्लॉक पक्का नहीं चलना, और इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर कंफर्टेबल रेस्ट होगा, ठीक है। इंपेंडिंग रेस्ट कब होता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इंपेंडिंग रेस्ट होता है। इस केस में क्या होगा, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, और tan थीटा लेस देन म्यू आ गया आपके पास, tan थीटा लेस देन म्यू। इस केस के अंदर कंफर्टेबल रेस्ट हो जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा, कंफर्टेबल रेस्ट, एक्सेलरेशन 0 का इस केस में। और तीसरा केस है जब ये दोनों बराबर होंगे, जब ये बराबर होंगे अगर, तो ये चलने की कगार पे होगा, द ब्लॉक विल बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग। इस केस के अंदर mg sin थीटा, तीसरा केस है mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। अगर ऐसा होता है तो mg से mg कैंसिल हो गया, और इसमें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू हो गया। इस केस में जो ब्लॉक है वो इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, ठीक है। मतलब ये चलेगा नहीं, बस चलने वाला था बट चला नहीं, रेस्ट में है अल्टीमेटली, लेकिन चलने की कगार पे भी है, लेकिन रेस्ट में भी है। समझ में आ गया आपको? इसलिए tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होना जरूरी है। मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो उस क्वेश्चन में देखते ही आप सबसे पहले टेंजेंट थीटा निकाल लिया करो, म्यू निकाल लिया करो, दोनों का कंपैरिजन कर लिया करो। टेंजेंट थीटा अगर म्यू से कम दिखे तो समझ लेना कंफर्टेबल रेस्ट है, टेंजेंट थीटा म्यू के बराबर दिखे तो समझ लेना रेस्ट तो है बट इंपेंडिंग रेस्ट है,
और टेंजेंट थीटा म्यू से बड़ा दिखे तो समझ लेना ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, और वो एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला था दैट वाज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी याद करना है। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया?